हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जी कुणाल सर, आप अक्सर करंट अफेयर से संबंधित वीडियो बनाते हैं और वो यूपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। विभिन्न न्यूज़पेपर को भी आप कवर करते हैं जिसमें मुख्य मुद्दे होते हैं, उनको उठाते हैं आप और समझाते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसका निष्कर्ष क्या है, तमाम दुनिया भर की चीज़ें। खैर, लेकिन उससे हटके भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर खास बातचीत की ज़रूरत होती है, या मैं कहूँ कि उसमें कई सारे आयाम छुपे होते हैं जिन्हें विस्तार से जानने की ज़रूरत होती है। तो आए दिन एक ऐसा ही मुद्दा देखने को मिल रहा है रसिया ऑयल को लेकर के। जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं अमेरिका के, वो अक्सर आए दिन कह रहे हैं कि भारत को रसिया से ऑयल ख़रीदना बंद करना होगा, और मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं तेल खरीदना बंद करूंगा। जबकि भारत की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ कि हाँ हमने ऐसी बात की या नहीं की। तो लगातार ट्रंप का ये कहना कि रसिया से ऑयल ख़रीदना बंद करो या मेरी बात हो गई बंद कि वो बंद कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? मतलब ये किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा सब घटित हो रहा है? देखिए, एक्चुअल में जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में। ठीक है। और एक्चुअल में जो सिनेरियो था पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अप्रैल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि टैरिफ लगाए जाएंगे दुनिया के तमाम देशों के ऊपर जो भी जहां पर अमेरिका के व्यापारिक हित नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन से ही कह दिया था कि अमेरिका को दोबारा महान देश बनाया जाएगा। और दूसरी खास बात यह रखी गई थी कि अगर हमारे व्यापारिक हित नहीं है तो फिर हम सभी चीज़ों के अंदर सैंक्शन और प्रतिबंध लगाएंगे। तो अमेरिका के हित चाहिए उनको। अब दरअसल भारत दुनिया के उन देशों में है जो दूसरे देशों के लिए बड़े टैरिफ लगाता है। हाँ, और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमें अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना पड़ता है, क्योंकि भारत अभी विकासशील है और अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी वो सस्ते प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा लागत लगती है। तो घरेलू हमारे जो क्षेत्र है उनको संरक्षण देना जरूरी होता है इस जगह पे। वो ठीक है अपनी जगह पे, बट ट्रंप इस चीज़ से नाराज रहे, और जब ट्रंप इस पूरे मामले से नाराज रहे तो अंत में उन्होंने टैरिफ अनाउंस कर दिए। और जब टैरिफ को लेकर के लिस्ट सबके सामने आई तो उस लिस्ट में भारत का नाम रखा गया और हाई टैरिफ्स वाली कंट्रीज में रखा गया। अच्छा। और भारत के लिए उस समय जो टैरिफ अनाउंस किए गए थे वो 25%। ठीक है। अब लेकिन इसके साथ बात यहाँ पर पूरी नहीं थी, एक दिक्कत वाली बात थी। और वो दिक्कत वाली बात इस जगह पे ये बनी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि भारत के ऊपर कुछ खास दंड भी लगाए जाएंगे, क्योंकि दरअसल जो 25% का टैरिफ था वो इस वजह से था कि भारत टैरिफ लगाता है। ठीक है। ट्रेड पैक्ट हो नहीं रहा था, बातचीत चल रही थी। ओके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में ये भी कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर भारत की वजह से चल रहा है। अच्छा। क्योंकि भारत लगातार ऑयल खरीद रहा है और वही पैसा रशिया वॉर के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में कह दिया था कि मैं राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर वॉर खत्म करवा दूंगा, बट वो नहीं हुआ। और लेकिन फिर भी कहा गया था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये भी है कि इस वॉर के लिए वो भारत को कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि भारत रशियन ऑयल का एक बड़ा इंपोर्टर बना हुआ है आज के समय। तो अब जब ये कहा गया था कि भारत पर दंड भी लगेगा, तो सबके मन में प्रश्न चल रहा था कि दंड क्या होगा, नहीं क्लियर था कि कैसा क्या करने वाला है अमेरिका। तो फिर कुछ दिन के बाद जब दूसरी अनाउंसमेंट हुई तो ये पता चला कि भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, जो 50% टोटल टैरिफ बन जाएगा और भारत को बड़ा नुकसान मिलेगा, क्योंकि अमेरिका हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी मैटर करता है, वो चीज़ें भी वहाँ पर जुड़ी हुई है। तो अब उसके बाद से ही भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के इस पूरे के पूरे मामले में टकराव पर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बार बार लगातार हर मंच पे जाके यही कहना होता है कि भारत को रशियन ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, और दूसरा खास पहलू यहाँ पर ये है कि कई बार उन्होंने ये बयान तक दे दिया है कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हो गई है और वो रशियन ऑयल को धीरे धीरे दिल ऐसा कह रहे हैं, बार बार आ रही है ये। हालांकि देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तो इस मामले में कोई आधिकारिक बयान रहा नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस मामले में क्लैरिटी दी है। हाँ। और कई बार उन्होंने क्लैरिटी देके कहा है कि देखिए, हमारे लिए अगर कोई प्रायोरिटी पर है तो वो प्रायोरिटी पर है भारत के लोगों के हित। भारत के लोगों के हित में जो रहेगा वो हम कंसीडर करेंगे। अब भले ही उसके अंदर रशियन ऑयल को कम करना भी हो, वो किया जाएगा। तो अल्टीमेटली उनका ये कि हम सब कुछ करेंगे भारत के हितों की पूर्ति के लिए। और सबको पता है पूरी दुनिया में कि भारत तो ऑयल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, सब चाहते हैं कि यहाँ भारत से रिलेशनशिप अच्छे रहे। अच्छा, ठीक है। आपने अभी एक बात बोली कि ट्रंप बोल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को भारत वित्त पोषित कर रहा है क्योंकि वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो फिर यह एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि यूरोप भी तो गैस खरीद रहा है, अमेरिका खुद कई सारे मटेरियल उससे खरीदता है। तो फिर क्या जो भारत पे एक तरफा आरोप लगाना कि वो रसिया को वित्त पोषित कर रहा है, यूक्रेन में वॉर करे, ऐसा आरोप यूरोप पे क्यों नहीं लगा रहे फिर ट्रंप? देखिए, यूरोप के मामले में क्या है कि संबंध जो है वो बहुत पुराने समय से अच्छे चले आ रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात यह कि वहाँ पर जो देश हैं वो डेवलप्ड हैं और बड़ी पावर भी माने जाते हैं, काफ़ी सारे देश वहाँ पे इस तरह के हैं।
अब एक्चुअल में क्या है कि भारत का जो इम्पोर्ट हो रहा है वो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। अच्छा। अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो एस्पेक्ट है वो उन्होंने कभी मीडिया में क्लियर नहीं किया कि वो क्या सोचते हैं इस मामले में, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो अमेरिका खुद इंपोर्ट करता है ऑयल रशिया से। अगर बात इंपोर्ट करने की ही है और इसी से वॉर बढ़ रहा है तो अमेरिका खुद ही इंपोर्ट कर रहा है। उन सभी चीज़ों को तो अमेरिका को खुद नहीं करना चाहिए, पहले तो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। फिर लगातार यूरोप की स्थिति ये है कि भाई गैस के लिए डिपेंडेंसी बहुत बड़ी बनी हुई है। और यूरोप में तो पूरा क्राइसिस आ गया था जिस समय रशिया ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि ठीक है नहीं कर रहे हैं सप्लाई। सब लोग बहुत परेशान थे, सारी कंट्रीज थी परेशान, और प्राइस उस समय इतने ज़्यादा हाइक हो गए थे कि इकोनॉमिक्स डाउन होने लग गई थी सभी की, तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा गिरी। तो अब उन्होंने एक्चुअल में कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना कि कुछ बयान तक होती है, और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे फेमस हो गए हैं कुछ भी कह देने के मामले में फिलहाल, क्योंकि उनकी चीज़ें इस तरह की ही है। लेकिन भारत इस मामले में पूरी तरह से आश्वासन दे चुका है सभी को, और भारत का क्लियरली ये कहना है कि भारत के हित जहाँ हो हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, भारत के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, और किसी देश का या डोनाल्ड ट्रंप का ही कोई दबाव यहाँ पर नहीं चलने वाला। इस बयान में एक विरोधाभास ये भी है कि एक तरफ भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन में वॉर ये करा रहे भारत क्योंकि वित्त पोषित कर रहा है। जब इजराइल ईरान का मामला आया तो आप खुद ही बम फोड़ के आए थे वहाँ पर, है ना, तो अपने ऊपर कोई आरोप नहीं है। खैर, तो मेरा एक क्वेश्चन इसी में ये बनता है कि आखिर रसिया से ऑयल बंद करना केवल यूक्रेन का ही मामला है कि इसके पीछे कुछ और भी है? ये काफी सारी कुछ छुपा हुआ एजेंडा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है इसमें। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली वो क्लियरिटी बाहर नहीं आती है। लेकिन अब दरअसल क्या है कि अभी बीते दिनों एक खास पहलू और देखने को मिला। और वो खास पहलू ये देखने को मिला कि जहां हम लोगों की डिपेंडेंसी रशियन ऑयल पे रही है, अभी इसी साल में हम लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे भी शिफ्ट की है। ठीक है। और भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो अमेरिका से भी अभी बीते दिनों लगातार बढ़ा, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी हम लोगों ने बढ़ाया। ठीक है। तो एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट बंद किया जाए किसी भी तरह से किसी भी एंगल पे, अगर भारत की जो डिपेंडेंसी अगर रशिया शिफ्ट करे तो कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि भारत को बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर ऑयल की ज़रूरत रहती है। अब अगर हम लोग 2022 से पहले चले तो भारत तो पहले ही बढ़ा था, लेकिन उस समय भारत डिपेंड नहीं था रशिया पे। भारत के लिए जो सबसे बड़ा क्षेत्र था तेल को आयात करने का, वो क्षेत्र बना हुआ था उस समय मिडिल ईस्ट। हम लोगों की डिपेंडेंसी ईरान पर थी, यूएई पे थी, सऊदी पे थी, इन देशों पे हम लोग जुड़े हुए थे। ठीक है। यानी कि हमें इतना तो पता ही है कि अगर इस देश को यहाँ से हटाया जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो बाजार है वो शिफ्ट करेगा और ये वहाँ से आयात करेगा। ठीक है। तो अब जिस तरह से भारत ने बीते दिनों अमेरिका से थोड़ा अपना ऑयल इम्पोर्ट बढ़ाया भी है, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक लालच ये भी हो सकता है कि अगर रशिया से कट किया जाए तो अमेरिका पर डिपेंडेंसी शिफ्ट हो सकती है। मैं इसमें एक एंगल ये भी देख रहा हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में ये कोल्ड वॉर की स्थिति आई तो दो पावर निकल के आई। एक पावर अमेरिका के जो ग्रुप था, एक रसिया ग्रुप था। उसके बाद में धीरे धीरे रसिया कमज़ोर होता गया। यूक्रेन से पहले तक उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई थी, कमजोरी है, उसका जगह लेने के लिए तैयार हो गया अपना चीन। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रंप को दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर बाई चांस रसिया जीतता है अगर यूक्रेन में तो फिर से वो अपनी पावर को पालेगा या फिर से वो मान्यता मिल जाएगी उसे, कहने का मतलब कि हाँ ये दूसरा ध्रुव है। क्या उस एंगल की तरफ सोच सकते हैं क्या हम? देखिए बिल्कुल सोच सकते हैं, और स्थिति जो है वो यहाँ पर भी अभी भी हम लोग फिलहाल यही है कि अगर हम जब कभी भी जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, हाँ, तो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के मामले में अगर किसी का नाम आता है तो वो अमेरिका के बाद तो रशिया का ही नाम आता है। हाँ, क्योंकि हाँ, बेशक उस समय वो जो शीत युद्ध वाली स्थिति थी वहाँ पर चीज़ें गिर गई थी यूएसएसआर की, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया का जो डोमिनेंस है वो अपने मामले में बना के रखा उसने। हाँ, वो बड़ी पावर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उसके पास वो चीज़ें हैं, चाहे रक्षा की बात कर ले या फिर रक्षा के अलावा उसकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए, तकनीकों की बात की जाए, उन सभी मामलों में। तो ये वाला एक एस्पेक्ट तो यहाँ पर उसका वापस बना ही हुआ है। हालांकि क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर उठा है चाइना, तो चाइना ने अपनी जगह एक बहुत अच्छी बनाई है ग्लोबल पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के मामले में। वो एक अच्छी जगह पे फिलहाल प्लेस हो चुका है, और इसके पीछे का रीज़न है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह रही, और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं उस जगह पर। तो वो चीज़ें इन्होंने प्रॉपरली मेंटेन की है अपनी जगह पे। बट हम इस तरह से जो चीज़ें अभी फिलहाल वर्तमान में चल रही है, अभी इस समय को जो कहा जा रहा है कि ये पूरा समय अनिश्चितताओं का दौर है। हाँ, आने वाले समय में क्या होगा कुछ भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता। ट्रंप के रहते तो ऐसा कहा ही जा सकता है। हाँ, और कौन कहाँ किस जगह झुकेगा ये भी एक थोड़ा सा भी कुछ भी क्लियर नहीं पता चल रहा है। अभी एक तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जहाँ भारत और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हो रखे हैं टैरिफ के मामले में। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान दे रहे हैं तो क्लियरली बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो मेरे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और इधर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीज़ों को कर रहे हैं तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि वो दोस्त है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं टोकूंगा आपको थोड़ा सा। एक तरफ वो दोस्त बता रहे हैं,
अभी हाल ही का मामला है, वो एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े किलर लीडर हैं, इस तरीके का बयान, एक तरफ दोस्ती एक तरफ किलर लीडर बनाने का। इसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा आपको कुछ कि आखिर कहना क्या चाहते हो? वो खुद ही कंफ्यूज है, ऐसा लग रहा है ना। नहीं, जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो उनकी एक्चुअल में राजनीति किस तरफ है वो क्लियरली समझ ही नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है उनके बयानों के अंदर, और बयान ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना चीज़ों में फिट भी नहीं बैठते। जैसे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने की बात पे भारत लगातार खंडन कर रहा है, लेकिन वो अडिग है इस बात पर कि भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष था वो मैंने शांत करवाया। हाँ, बिल्कुल। और अभी मतलब इतना उन्होंने मजाकिया बयान दिया है, अभी 2 दिन पहले मजाकिया बयान दिया उन्होंने, और मजाकिया बयान इस प्रकार का दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने ये बोला हाँ, कि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष मैंने ही शांत कराया। और इस दौरान उनका जो शब्द था वो शब्द बहुत मजाकिया रहा है। शब्द ये मजाकिया रहा है कि मैंने इस पूरे संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया, हाँ, और जैसे ही मैंने फ़ोन किया मैंने उनको बोला कि देखिए हम आपसे व्यापार नहीं कर रहे हैं अब। अच्छा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं नहीं, हमें व्यापार करना होगा। अच्छा, अच्छा, लिटरली उनके वर्ड थे, नो नो वी हैव टू ट्रेड। हाँ, तो उन्होंने ये बात बोली, तो प्रधानमंत्री मोदी व्यापार करना चाहते थे। और इवन भारत का ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि मैंने असीम मुनीर को फोन किया और मैंने कहा कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। असीम मुनीर ने कहा कि नहीं, हमें व्यापार करना होगा। और फिर ट्रंप ने ये बोला कि 2 दिन बाद उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात बिल्कुल समझ गए, आप बहुत सही बात कह रहे थे। वाह, तो ये बात, और इसके अलावा भी एक और बयान था, वो बड़ा मजाकिया मुझे लगा, और ये भी रशियन के ऊपर ही था, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी से मैंने बोला है कि वो ऑयल को जो परचेज कर रहे हैं वो खत्म कर देंगे। और इसी के साथ एक चीज़ उन्होंने ये बोली कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करना नहीं चाहता हूँ। और ये बात उस व्यक्ति के लिए की जा रही है जो व्यक्ति गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यूसली अपने पद पर रहा, और लगातार 3 बार से तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। मतलब इस दौर में कई ऐसे लोग जिनकी लालसा थी कि प्रधानमंत्री होंगे, तो उनकी चीजें खत्म हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जो अभी एक अच्छी उम्र पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल जो रहा है सक्सेसफुली माना जाता है उनका भी, तो उस पर्सनैलिटी के लिए कहा जा रहा है कि मैं इनका राजनीतिक जो करियर है वो खत्म नहीं करना चाहता। और इसके बाद उनका खुद का करियर खत्म होने वाला है वैसे। वहाँ तीसरा टर्म नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, बिल्कुल तीसरा टर्म नहीं है उनके पास में। अच्छा, एक यहाँ पर ये फिर अब वो भारत पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, भारत पर तरह तरह के दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम इधर देखते हैं चाइना, रसिया के बाद अगर कोई दिखता है अमेरिका को टक्कर देने के मामले में फिलहाल के उसमें सिनेरियो में, तो वो चाइना है। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत उसका साथ दे रहा था। अगर वो इस तरीके से दबाव या तमाम दुनिया भर के अलग बचकाने बयान देगा, तो क्या भारत आगे जो इस मामले में साथ देगा उसका कि हाँ साहब चाइना को काउंटर करो, या क्वाड जैसी चीज़ जो थी? देखिए, इस क्वाड वाले मामले में तो एक्चुअली में क्या है कि देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बच्चों को एक खास लाइन बोलता हूँ। हाँ, मैंने बच्चों को कई बार कुछ ऐसे मंत्र दिए, मैंने कहा कि ये मंत्र आप कहीं भी लिखेंगे ना, ये मंत्र हर जगह सक्सेसफुल रहेगा। हाँ, तो जैसे कि बात अगर भारत चाइना की या रशिया चाइना की या अमेरिका चाइना की आप लोग करें, तो मैं सबको ये बताता हूँ कि देखिए, जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, ना तो जीवन में हमारा कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। अगर जीवन में परमानेंट कुछ है तो वो है हमारे हित, और जहाँ इंसान के हित होंगे वहाँ वो टर्न करेगा, चाहे वहाँ भारत की बात रहे या फिर वो अमेरिका की बात रहे, चीन की बात रहे। विदेश नीति तो में ये वाली स्थिति रहती कि अब एक्चुअल में क्या है कि एक तरफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, हाँ, वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए चल रहा है वो, लेकिन दूसरी तरफ हर एक देश के अपने अपने हित हैं, और हर एक देश अपने हितों को प्रायोरिटाइज करता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। और भारत भी, जहाँ भी अब थोड़े दिन पहले देख रहे थे कि चीन के साथ में चीज़ें भारत की बहुत ज़्यादा गड़बड़ में थी, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद देखिए भारत और चाइना के संबंध कितने ज़्यादा बदले। हर एक चीज़ उन्होंने पूरी तरह बैलेंस कर ली, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू कर ली है, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर ली है, ट्रेड बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अमेरिका भारत का नुकसान करने की जो बात कर रहा था, वो उल्टा उसका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीन मजबूत, भाई भारत अगर उसके साथ आ गया तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर जो है। और देखिए, सबके लिए अपने अपने हित पहले हैं, फिर इंडो पैसिफिक में जमना आपके लिए आसान नहीं होगा, अमेरिका के लिए, कहने का मतलब ये। बिल्कुल। दूसरा, आजकल पाकिस्तान के साथ भी ये काफ़ी गलवैया कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, पाकिस्तान भी चीन को कुर्बान करने के लिए तैयार है, मतलब ऐसा दिख रहा है। अभी चीन ने जो है उसका जो 1 Belt 1 Road वाला CPEC जो था बेसिकली, वहाँ से कुछ पैसा खींचा है, नहीं दे रहा है, और उसी के बराबर में चाबार ग्वादर पोर्ट के आसपास कहीं एक अमेरिका को पोर्ट देने की बात चल रही थी, अमेरिका पाकिस्तान दे रहा था। तो इतना ये प्यार अचानक दिख गया पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का अचानक जो प्यार बढ़ा है, इसके पीछे भी कुछ रीजन दिख रहे हैं क्या आपको? क्या इसमें कुछ भारत का या रसिया का कोई एंगल दिख रहा है क्या? अब देखिए, दरअसल अमेरिका का फिलहाल मैं मतलब वही चीज़ कहूँगा दोबारा से कि ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, ना ही कोई शत्रु, आपके हित है। अब एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान पहले ही चाइना से बहुत बड़े कर्जे में दबा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब इस दौरान उसको चाहिए कि पैसा मिले, हाँ, और जहाँ से उसको पैसा मिलेगा वो उस जगह पर जाकर के वो बिल्कुल नतमस्तक होने के लिए भी तैयार है। अच्छा, वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। अब वो सारी चीज़ चल रही है, और दूसरी तरफ क्या है कि हर देश को चाहिए कि हमारे परस्पर हित क्या बन रहे हैं।
ठीक जहाँ है। एक तरफ एक देश पैसा फेंकने की स्थिति में रहता है, वहीं दूसरी तरफ वो ये सोचता है कि मुझे इस देश से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सपोर्ट चाहिए होगा, और जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मिल भी रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली पॉलिसी भी काम करती है इस जगह पर। तो वो वाली भी देखने को मिलेगी कि जब भारत के मामले में दोनों ही विरोधी हो रखे हैं, तो इस जगह पर पाकिस्तान का अमेरिका का झुकाव होना वो बिल्कुल ही सही है। और आजकल जिस तरह चाइना का झुकाव अभी भारत से चल ही रहा है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। तो आपके इंटरेस्ट शिफ्ट होंगे और वो जो रिलेशनशिप है वो चेंज होता दिखेगा, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा, तो मेरा सिंपल सा अगर अगला क्वेश्चन ये होगा, 100% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, आए दिन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि हमें ये कर दूंगा, खरीदना बंद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्या मतलब कम कर देना चाहिए ऑयल खरीदना, या पूरी तरह रोक देना चाहिए? इसका मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो भारत की आवश्यकता, तो कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन भारत का इसमें कोई ऑफिशियल बयान नहीं है और भारत के हित पहले। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज़ भारत की, ठीक वो है। सबसे प्रायोरिटी पे रखनी जरूरी है। और भारत के हित जो प्रायोरिटी पे रह रहे हैं, इसके जगह एक दूसरा पहलू ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा ऐतिहासिक घटनाओं से सीख लेना चाहिए। ओके। जैसे कि फिलहाल भारत को एक बड़े मामले में क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भारत ने अपनी रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ा ली। हाँ। और एक्चुअल में ना, भारत का अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो भारत की हिस्ट्री ना रशियन ऑयल के मामले में या बाकी और किसी ऑयल की चीज़ों में भी तो वहाँ पे डिपेंडेंसी रही है। 2022 से पहले का सिनेरियो, हम लोग मिडिल ईस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे ऑयल के लिए, और लगभग 80% के आसपास हम लोग अपना ऑयल वहीं से इम्पोर्ट किया करते थे। अब जिस तरह के 2022 में सिनेरियो चेंज हुए, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, वेस्ट के सैंक्शन आए, अब परस्पर हित वाली कहानी आ गई। रशिया को चाहिए था अपने लिए बड़ा बाजार, और भारत को यह चाहिए था कि मेरे लिए बिना रुके सामान्य तौर पर सरलता से कहाँ से मुझे तेल मिलेगा, और खास पहलू सस्ता तेल, क्योंकि भारत में भी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है अगर ऑयल का प्राइस हाइक होता है। हाँ। क्योंकि जहाँ इधर पेट्रोलियम प्राइस हाइक हुआ, सारा का सारा मार्केट इन्फ्लेशन में आ जाता है, क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल। अब इस दौरान गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि भाई इस सेक्टर को स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ परस्पर हित कनेक्ट हुए, ठीक है। रशिया को बाजार मिल गया और भारत को इस दौरान मिल गया एक अच्छा खासा विक्रेता जो सस्ते दामों पर कीमतें, मतलब सस्ती कीमतों पर उसको ऑयल अल्टीमेटली हमारा फायदा हो रहा है। तो एक फायदा वाली अप्रोच भारत ने अपनाई कि देखो, पहली बात तो इस रास्ते में कोई हमारे लिए व्यवधान नहीं, और दूसरी खासियत हम लोग के लिए यहाँ पर ये है कि रशिया से पुरानी मित्रता रही है हमारी, और सस्ता तेल दे रहा है, क्या चाहिए। और ये हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कहीं पे अगर 4 दुकानें हैं जो सबसे सस्ता दे रहा है, वहीं जाएंगे। फायदा भी रहा, क्योंकि हम लोग को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल भी करना है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है भारत के लिए। वो चीज़ें वहाँ से चेंज हुई, बट शुरुआत जिस रूप में हुई थी वो आज के समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज हम लोग लगभग 40% के आसपास डिपेंड हो चुके हैं रशियन ऑयल पे। हाँ। दोस्ती अपनी जगह ठीक है, वही दोस्ती अपनी जगह अच्छी है और लगातार सपोर्ट मिल रहा है रशिया से, मना नहीं किया गया, वो चीज़ अच्छी चल रही है। लेकिन इस दौरान अगर हम एक और पहलू जो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है ऐतिहासिक घटनाएं। बिल्कुल। हम लोग पहले मिडिल ईस्ट पे डिपेंड थे। हाँ। उस समय रशिया का रोल बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन भारत ने बहुत ज़्यादा झटके झेले, और भारत को ऐसे झटके मिले हैं कि उसी की वजह से प्राइस जो है वो ऑयल का अब 100 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है, और सब जगह स्टेट्स में वैरी भी करता है, वो अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब इस दौरान ये समझना होगा कि अगर हम एक देश पर निर्भर रहें तो हमें क्या दुष्परिणाम झेलने मिल सकते हैं। यही मेरा क्वेश्चन आने वाला था, अगर आपने उससे पहले ले लिया, बहुत अच्छा जी सर। तो इसी वजह से दरअसल क्या ना, इसके लिए दुनिया में ना कुछ खास फेमस घटनाएं रही हैं। हाँ। जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सीख दी। ठीक है। सबसे पहली घटना 1973, ठीक, योम के ऊपर की घटना। अभी जो योम के ऊपर घटना थी, इस घटना की सबसे खास बात ये थी कि सारा का सारा साइकिल कहाँ हुआ। घटनाक्रम का क्षेत्र था वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। जी बिल्कुल। इस दौरान अरब देशों ने सीधा विरोध किया इजराइल का, लेकिन इजराइल के साथ क्या हुआ कि कहते हैं ना कहावत में कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तमाम देश पिस गए। अब इस दौरान अरब देश विरोधी हो गए इजराइल के, और हाँ। सीधा उनका ऐलान ये था कि इजराइल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और इजराइल को वो चाहते थे कि वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जो देश इजराइल के समर्थन में रहेंगे उन सभी के साथ तेल का व्यापार नहीं किया जाएगा, तेल नहीं बेचा जाएगा। ये वो समय था जब दुनिया में पहली बार ये चीज़ देखी गई कि अचानक से एक प्राइस हाइक हुआ और कुछ ही दिनों के अंदर 4 गुना कीमतें बढ़ी तेल की। एक बहुत बड़ा झटका था, और भारत जैसा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में गणतंत्र हुआ, उस देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे वाली स्थिति थी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा यहाँ पर गंभीर प्रभाव पड़ा। पहली घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना रही योम के ऊपर की। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, जहाँ 63 में हम ये झटका झेल रहे थे, 79 में दूसरा झटका मिला। अच्छा, वो कौन सा? ईरानी क्रांति हो गई। अब ईरानी क्रांति की वजह से देश में क्रांति चल रही है। अब हम लोग डिपेंड है ईरान के ऊपर कि वो ऑयल देगा, लेकिन उत्पादन तो ठप हो गया। बिल्कुल। अब उत्पादन ठप होने का तेल के लिए क्या किया जाए? अब कीमतें फिर बढ़ी दोबारा से, और कीमतें बढ़ने का फिर खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और हम देखते हैं, खाड़ी युद्ध हो गया। हाँ। खाड़ी युद्ध में फिर यही दुष्परिणाम रहे और तेल की कीमतें फिर दोबारा बढ़ी, कुछ ही दिनों के अंदर 2 गुनी कीमतें।
नुकसान रहा ही नहीं। और चलिए इन सारी घटनाओं से हम लोगों ने जो सीख ली वो खास तौर पर पिछले दशक की सीख रही है हम लोग के पास में, लेकिन अब इस दशक में हम लोगों ने एक सीख तो अभी हाल ही में ले ली, और वो सीख ये ले ली कि जिस समय रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के समय ये देखा गया कि वेस्टर्न कंट्रीज की कितनी डिपेंडेंसी रही रशिया के ऊपर, ऑयल के मामले में, गैस के मामले में। जैसे ही यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तुरंत इकोनॉमी डाउन, दुनिया पूरे के शेयर पूरे मार्केट लगातार गिरते रहे, वहां पे चीजें बिगड़ी, और देश के अंदर जो कीमतों का एक बड़ा उछाल हुआ वो तो बहुत दिक्कतों वाली बात रही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ हो गई। तो ये चीजें भी अब देखिए, अगर किसी एक जगह पर डिपेंडेंसी अगर रखी जाएगी तो ऐसा जहाँ कहीं भी कुछ उथल पुथल हुआ तो बहुत ज्यादा ही दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि हम मानते हैं कि यहाँ सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन भारत को कहेंगे डाइवर्स रहना पड़ेगा यहाँ पे। अब जैसे कि एक दुनिया में एक घटना तो हमने 2008 में भी देखी, 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट आया था। अब जैसे कि वैश्विक आर्थिक संकट था तो देखो वो सबके लिए, उस दौरान तो देखो सभी उस पूरे के पूरे जाल में फंसे, सबको दिक्कतें हुई, तो अब वहाँ किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हाँ। तो वो चीज़ें हुई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, लेकिन जब हम किसी एक पे डिपेंड रहते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ाएगा तो उसका प्रभाव हमें झेलना पड़ेगा। यानी अगर कोई हमारा सदाबहार मित्र भी है तब भी हमें ये सोच के रखना है कि अगर ऐसा भी कुछ हो सकता है, डाइवर्स रहना पड़ेगा। यानी कल को अगर यूक्रेन वॉर खत्म हो जाता है तो रशिया कुछ अपनी तिकड़म लगा दे, शायद हो सकता है कि ऐसा रशिया कुछ को वॉर मार्केट मिल जाए, रशिया को कोई ये ऑफर कर दे कि हम अधिक कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा कीमतों पे हमें मिले, तो ये वाली चीज़ें भी हो सकती है। तो क्या पता, हो सकता है रशिया में शिफ्ट करे। और जैसे कि भारत का भी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ही पहले है, तो भारत भी खुद भी शिफ्ट कर सकता है। जैसे कि अभी जहाँ हमने रशिया से तेल बढ़ाया वो ठीक है, इस साल लेकिन हम लोग लगातार अमेरिका से भी तो ऑयल बढ़ा ही रहे हैं, वो भी चीज़ें। और आज भी जो मिडिल ईस्ट है उसकी नज़र भारत पे है, क्योंकि भारत का बाजार वो चाहता है कि वो कैप्चर करे। और जो एक समय वहाँ से 80% के आसपास हम लोग इम्पोर्ट किया करते थे, तो उसको एक आर्थिक मामले में तो नुकसान मिल रहा है क्योंकि बाजार उसके हाथ से गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी सोचता है कि भारत वापस आए तो चीज़ अच्छी रहेगी। तो चलता रहता है कुछ ना कुछ। कुल मिला के नॉन अलाइनमेंट वाली हमारी स्थिति है, हम किसी के खेमे में नहीं, जहाँ हमें फायदा मिलेगा वहाँ जाएंगे साहब, चाहे वो अमेरिका से चाहे रशिया से, कहने का मतलब यही है। लेकिन बट यही कि थोड़ा सा एक जो पहलू वो निकलता है वो यही निकलता है कि हम लोग को थोड़ा डाइवर्स रहना पड़ेगा अपनी डिपेंडेंसी के लिए, वरना अगर जिस तरह से भी लगभग 40% का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है अपने आप में, जबकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ। और जब ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये बहुत कम मामूली तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इस मामले में एक घटना ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की चीज़ों की बातें ही हम लोग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में पिछले कार्यकाल में चले गए, उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें पिछले कार्यकाल में थी वो सारी चीज़ें उनको इस कार्यकाल में भी मिल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक खास घटना की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में भारत को एक आदेश दिया और भारत ने वो आदेश मान भी लिया। कौन सा? दरअसल 2018 के अंदर भारत ने ऑयल खरीदना शुरू किया था वेनेजुएला से और ईरान से। ठीक है, वो शुरुआती स्थिति थी जिस समय वो चीज़ चल रही थी। ईरान से तो करता ही था ट्रेड, लेकिन वेनेजुएला को एक नया ऐड किया गया लाई के मामले में, जहाँ से इम्पोर्ट किया जा सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया भारत को कि यहाँ से ट्रेड नहीं करना है और यहाँ से ऑयल नहीं खरीदना। भारत ने तुरंत इस आदेश को माना और चीज़ों को रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि रशिया और भारत के संबंध भी भारत वेनेजुएला वाले ही हैं, कि वेनेजुएला से चीज़ें बंद की तो यहाँ भी हो सकती है। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा मिस किए। और शायद सुनने में आया था कि जब रशिया वॉर स्टार्ट हुआ उस टाइम पर भी भारत के ऊपर खास जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भाई ये तेल की कीमत है, इनको स्थिर करके रखना है, ऐसा कुछ था। बिल्कुल। और इसी के चलते जो है भारत से जो इम्पोर्ट जो था रिफाइंड ऑयल का यूरोप में काफ़ी सारा बढ़ गया था, रिकॉर्ड रहा था, मतलब अरब के बाद में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था भारत का। हाँ, यानी कि एक तरफ आप जिम्मेदारी भी दे रहे हो भारत को, दूसरी तरफ उसे कोस भी रहे हो, तो दोहरा चरित्र रहना कहने का मतलब। ये इंटरेस्टिंग चलता रहता है, ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती है, बहुत बार देखने को मिलती है। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप टैरिफ लगा रहे हैं और तमाम दुनिया भर की धमकी दे रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मैं बड़ा हूँ, मेरी बात मानो। अगर आप यही सब करोगे तो फिर आप बड़े किस बात के रहे? तो कई इस सब सारी घटनाओं से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो अमेरिका का जो कद है वो घट सकता है, जो विश्वास जो लोग करते थे, मतलब, या हालांकि वो लगातार कम ही हो रहा है, तो आने वाले समय में ट्रंप की वजह से और शाख गिरेगी क्या? देखिए, अब कई सारे पहलू हैं इस मामले में। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक पहलू देखिए कि बात अगर हम विश्वास की करें, हाँ। तो विश्वास तो देखिए गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह की नीतियां डोनाल्ड ट्रंप के काल में आ रही है, वहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देशों का विश्वास गिरा है। और इवन जैसे कि हम लोगों ने कई बार बीते दिनों भी देखा कि जब इस समय पूरा का पूरा इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा था, तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर में कई बार खुद इजराइल के मामले में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगा दी, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू उसमें डिपेंड थे। हाँ। तो विश्वास की स्थिति तो गिरी है अमेरिका के मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो एक महाशक्ति के रूप में इस प्रकार स्टैब्लिश है कि वो भी उसकी स्थिति थोड़ा लंबी चलने वाली है।
वो उस चीज़ में सर्वाइव करेगा और काफ़ी लंबा सर्वाइव करेगा अभी वो, तो वो चीज़ वापस की बनेगी। यानी कुल मिला के एक तो पहला ये आ गया कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने मार्केट, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि बिल्कुल हमें करना चाहिए। एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अंत में फिर मैं यही पूछूंगा कि ओवरऑल निष्कर्ष की बात करें तो क्या कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम निष्कर्ष भी है, तो वो वाली स्थिति बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष के तहत क्या किया जाए, देखिए कई सारे पहलू हैं हाँ। जो जगह पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब इस जगह पर हमें जो पॉइंट्स लेने हैं उनमें सबसे खास पॉइंट है, पहली बात तो भारत की आवश्यकता, हाँ, जो कि हम एक छोटा सा में मतलब यूपीएससी को भी ध्यान में रख के आप इसको ऐड करना मेरा कहना। वो चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहली और खास बात भारत की ज़रूरत है। हाँ भारत की ज़रूरतों के बाद जो दूसरी खास चीज़ है यहाँ पर वो है रशिया भारत संबंध। ठीक है। तीसरी यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं वो है इस क्षेत्र का विविधीकरण, और चौथा है डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ये चार चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए हर एक पहलू के मामले में सबसे खास चीज़ जरूरी है कि भारत के लोगों के हित बिल्कुल प्रभावित हम नहीं होने देना चाहते। और 2022 के बाद से जो भारत और रशिया संबंधों में ऑयल का एस्पेक्ट निकल करके आया है, इस ऑयल के एस्पेक्ट की वजह से भारत में कीमतें बहुत स्थिर रही है। हम लोगों ने भारत में कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव नहीं देखा, जो भारत के लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ा कंट्रोल। बिल्कुल। तो आर्थिक स्टेबिलिटी हम लोग को रशिया ने दी इस दौरान, अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं विविध होना पड़ेगा, क्योंकि कल को मान लीजिए कोई बड़ा झटका अगर दिखता है, कुछ भी चीज़ें गड़बड़ाती हैं, होता है कई बार आपके इंटरेस्ट टकरा जाते हैं। अगर इंटरेस्ट टकराए तो भारत को नुकसान भुगतना पड़ता है। डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म कर दें, बट दुनिया में और भी ऑप्शंस हैं। अगर सस्ता मिल रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन बाकी और देशों को थोड़ा शेयर दे देंगे, ताकि ये कि कल को अगर वहाँ से हमें ज़्यादा जरूरत पड़े तो हम वहाँ से ले भी सकें, और हमारा जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो, इन्फ्लेशन में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना देखने को मिले, वो चीज़ है। इसके बाद एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लगातार कहने के बाद क्या भारत सरकार को डोनाल्ड ट्रंप की बातें माननी चाहिए और ये निर्णय लेना चाहिए कि भारत तेल खत्म कर दे या कम कर दे? तो देखिए इस मामले में भारत की एक खास बात हमें याद करनी पड़ेगी, वो है संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। जी। अगर भारत संप्रभु है तो इसका मतलब ये कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले खुद से लेगा। इसमें किसी और देश का कहने का कोई मतलब नहीं बन जाता है कि वो ये कहे हमसे कि आप ये खरीदें या फिर ये ना खरीदें। भारत के इंटरेस्ट, भारत के लोगों की पहली चीज़ें, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें हमारे प्रायोरिटी पे। अगर भारत सरकार को ये लगता है कि हमें रशिया से तेल खरीदना चाहिए और वो हमारी ज़रूरत का हिस्सा भी बना हुआ है, भारत सरकार बिल्कुल फैसला लेके इस बात पे रह सकती है कि हम ऑयल लेंगे। और अगर भारत को कल को ये महसूस होता है कि रशिया की जगह हम चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, फिर दोबारा मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं, किसी और देश को यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो बिल्कुल भारत वो निर्णय ले, क्योंकि भारत पूरी तरह से सॉवरेन है। अपने देश में जो चीज़ चल रही है वो अलग पहलू पर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि जो भारत के डिसीजंस को प्रभावित करे और भारत के संबंध निर्धारित करे कि भारत किस देश से कैसा संबंध रखेगा और कैसा संबंध बिल्कुल नहीं रखेगा। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ हो जाता है। तो भारत की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि डाइवर्सिफाई वाला बिल्कुल ऑप्शन हमें रखना चाहिए, थोड़ा सा वैश्विक उथल पुथल के मद्देनजर, लेकिन हाँ संप्रभुता से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना ज़रूरी है। और कई बार लोग इसको ना टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम लोगों ने मित्रता के नाम पर 2018 में बात समझ ली थी कि वेनेजुएला से नहीं करते ट्रेड और नहीं लेते, पर कई बार चीज़ें होती हैं ना कि उंगली पकड़ाओ तो इंसान हाथ पकड़ने की कोशिश भी करता है। तो इस बार वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के देखने को मिल रही है कि अगर वेनेजुएला वाली बात मान ली गई थी तो उनको लग रहा था कि रशिया के साथ में भी ऐसा हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी कहीं से तक पॉसिबल नहीं है। रशिया और भारत के संबंध वो संबंध हैं जो हम लोगों ने स्वतंत्रता पूर्व से देखे हैं। वेनेजुएला के मामले में भी हमने अपने देश से ऊपर रखे, यहाँ पर भी हम अपने देश से ऊपर, देश के हित ऊपर रहे। वहाँ की चीज़ ये थी कि हम लोग इंटरेस्ट और हमारे पास में ऑप्शन अच्छे, तो वेनेजुएला इतना कोई खास मैटर नहीं करता था हमारे लिए, और उस जगह पे ये भी नहीं था कि देश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑयल है वहाँ, ये भी चीज़ है। और इसके अलावा एक खास पहलू ये, जब से रशिया ने हम लोग को बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो भारत पहले केवल और केवल एक इम्पोर्टर रहा करता था ऑयल का, लेकिन भारत आज के समय एक्सपोर्टर भी हो गया है। तो अब भारत रशिया से ऑयल लेता है और दुनिया के बहुत सारे देशों को रिफाइन करके सप्लाई कर देता है, खुद अमेरिका को देता है, अमेरिका तक को भेज देता है वो। तो ये भारत की चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, तो भारत के लिए चीज़ें भी अच्छी हैं। तो निष्कर्ष हम लोग का इस एपिसोड के लिए ये कहता है कि देखिए डिपेंडेंसी अच्छी है, मित्रता भी अच्छी है, सस्ता ऑयल मिल रहा है, भारत की इकोनॉमी को बहुत मदद भी कर रहा है, स्टेबिलिटी है। थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बिल्कुल भी डाइवर्सिफाई करने का ऑप्शन नहीं चुना जाना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े विस्तार से सारी चीज़ें बताएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी, वो इस पहलू पर भी सोच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।